CSIR नेट JRF एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद JRF क्लियर होने से लेकर JRF फेलोशिप मिले तब तक का पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं कपिल धवन स्वागत करता हूं आपका धवन स्टडी पॉइंट पर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि JRF क्लियर होने के बाद, क्योंकि CSIR नेट JRF का एग्जाम होता है, उसके बाद आप JRF क्लियर कर रहे हो, उस JRF क्लियर करने के बाद से लेकर आप फेलोशिप कैसे लें, कैसे आप PhD में एंट्रेंस हो, कैसे आप PhD में एडमिशन लें, कैसे आप MPhil में एडमिशन लें, ठीक है, वो पूरा प्रोसीजर को मैं साथ लेते हुए आपको बताऊंगा कि फेलोशिप आपको कैसे मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, उसका पूरा प्रोसीजर, और PhD में एडमिशन लेने का भी प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैं आपको एक ये बात बता चुका हूं कि जब तक आप PhD में एडमिशन नहीं लोगे तो आपका JRF का कोई सेंस नहीं है। मतलब JRF आपको तभी मिलेगी जब आप PhD में एडमिशन लोगे, PhD में एनरोल होगे। बिना PhD करे हुए, मतलब बिना PhD के आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, आपको JRF नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपको PhD या MPhil में एडमिशन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो PhD में एडमिशन लेने का एक बार मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको CSIR नेट JRF का एग्जाम क्लियर करना है। JRF में आपका नंबर आ गया, ठीक है, JRF आपका क्लियर हो गया। JRF के बाद आपको क्या करना है, 2 साल के अंदर अंदर आपको PhD में एनरोल होना है, ठीक है। हालांकि वैलिडिटी आपकी 3 साल की हो गई JRF सर्टिफिकेट की, बट आपको 2 साल के अंदर अंदर कोशिश करनी है आपको कि 2 साल में ही आप क्या हो जाओ, एनरोल हो जाओ, ताकि किसी तरह की कोई समस्या ना आए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है जहां से आप PhD करना चाहते हो। आप कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, स्टेट यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, प्राइवेट से करना चाहते हो, या IIT से करना चाहते हो, NIT से करना चाहते हो। तो इस तरीके से कौन सी यूनिवर्सिटी से आप PhD करना चाहते हो तो वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उसकी काफ़ी बड़ी लिस्ट है, और आप भी इतना जानते हो क्योंकि आप BSc MSc करके हैं, तो कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए सही है तो वो आपको खुद को चूज करना पड़ेगा, ठीक है। आपने सपोज दैट आपने कोई सी भी एक्स यूनिवर्सिटी आपने चूज कर ली। अब उस यूनिवर्सिटी को चूज करने के बाद उसका क्या प्रोसीजर है, ठीक है, आपने उसमें एडमिशन ले लिया, ठीक है। हर एक यूनिवर्सिटी का सबका अपना अपना क्राइटेरिया होता है। कोई PhD में मतलब एडमिशन लेने के लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट मतलब कंडक्ट कराता है, कोई सीधे इंटरव्यू बेस ले लेता है, या कोई एग्जाम प्लस इंटरव्यू दोनों के बेस पर लेता है। तो हमें क्या करना है, हमें उसका जो भी प्रोसीजर होगा उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। ये तो हो गया अपना PhD में एडमिशन का प्रोसेस, जो कि यूनिवर्सिटी का काम है। अब मेन काम क्या है कि हमें क्या करना है कि फेलोशिप हम कैसे लें। तो उसके लिए जो UGC की वेबसाइट है, UGC की जो वेबसाइट है, वहाँ पर एक एनेक्सर्स दिए हुए हैं काफ़ी सारे। तो मतलब कई फॉर्म्स हैं एक तरीके से, वो सारे आपको फिल करने पड़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर इस वीडियो में कि कौन कौन से फॉर्म आपको फिल करने हैं, ताकि आप PhD में जब एनरोल हो तो आप JRF कैसे लो, JRF के लिए आप कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें आपको फिलअप करनी होती हैं, कौन कौन से एनेक्सर्स होते हैं, कौन कौन से फॉर्म्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा, ठीक है। और उनको कैसे फिलअप करेंगे, कहाँ क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी अपडेट चाहिए कि PhD में और हम क्या कर सकते हैं, PhD में हम क्या करें, MPhil में को हम कैसे करें, नेट JRF के रिगार्डिंग आपको कोई अपडेट चाहिए तो वो आप मुझसे पूछें, ठीक है। फेलोशिप के रिगार्डिंग कोई JRF है, या JRF से SRF में कैसे कन्वर्जन होगा, या फिर और भी आगे की जो फेलोशिप्स हैं उनके बारे में आपको कुछ जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस तरह की वीडियो जो अगर आप जानना चाहते हैं या उनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम आगे और आपकी क्वेरीज को क्लियर कर सकें, ठीक है। इस वीडियो को मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ से। देखिए, आपने CSIR नेट JRF का एग्जाम क्लियर किया, आपका JRF क्लियर हो गया। उसके बाद आपने कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, उसका जो प्रोसीजर है उसको आपको फॉलो करना है। वो पहले एग्जाम कराएगी या इंटरव्यू लेगी, या दोनों कराएगी। तो वो उसके बाद आपने ये सारा काम कर लिया, एग्जाम दे लिया, इंटरव्यू दे लिया, वो आपने क्लियर कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद होता है अपना सिलेक्शन ऑफ सुपरवाइजर। क्या होता है सिलेक्शन ऑफ सुपरवाइजर, या तो वो यूनिवर्सिटी खुद मतलब कई जो गाइड्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उनकी लिस्ट देगी आपको, या आप खुद भी सेलेक्ट कर सकते हो उनसे, ठीक है। अब तो स्टूडेंट के हाथ में हो गया है कि स्टूडेंट खुद अपना सुपरवाइजर सेलेक्ट कर सकता है, क्लियर, ओके। तो इतना काम होने के बाद अब क्या करना होता है, UGC की वेबसाइट से कई एनेक्सर दिए हुए हैं, उन सभी एनेक्सर का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आपको कहीं कोई समस्या ना आए। वो PDF आप डाउनलोड करना, उसमें मैं एनेक्सर्स बताऊंगा आपको, कुछ फॉर्म्स हैं वो आपको फिलअप करने पड़ेंगे, ठीक है। उसका प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, क्लियर है चीज, आ जाओ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हाँ जी, देखना, ये क्या है, अपने पास कुछ एनेक्सर हैं UGC की वेबसाइट पर। UGC की वेबसाइट पर कुछ एनेक्सर दिए हुए हैं, वो सारे एनेक्सर आपको डाउनलोड करके रखने हैं। वो आपकी पूरी PhD के दौरान बहुत काम आएंगे, ठीक है। वो आपकी पूरी PhD के दौरान बहुत काम आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो देखिए, फेलोशिप जो होती है वो आपको मंथली मिलेगी, और मंथली जो मिलती है उसके लिए आपको कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। आपको HRA का सर्टिफिकेट भी हर मंथ के मंथ देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वो अभी बाद की बातें हैं, लेकिन पहले स्टार्ट कैसे हो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको देनी पड़ती है ज्वाइनिंग रिपोर्ट का एक पेपर होगा, ठीक है, एक एनेक्सर होता है, उसको आपको डाउनलोड करना है। तो एक उसका उस पर लिखा होगा ज्वाइनिंग रिपोर्ट। ज्वाइनिंग रिपोर्ट में जितनी भी चीज़ें वो आपको सारी फिलअप करनी होंगी, ठीक है। जैसे मैंने सामने दिखा रखा है कि ये है अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट,
देख लो आप इसको, ये है एनेक्सर नंबर 2। ये कौन सा एनेक्सर है? ये है एनेक्सर 2। ओके, ये है अपना एनेक्सर 2। इस एनेक्सर को आपको डाउनलोड करना है, इसका प्रिंट लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये पूरा फिल करना पड़ेगा आपको। इसमें आपको सब कुछ बताना पड़ेगा कि आपने ये ज्वाइन किया है, ये डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है, और डूइंग आप क्या कर रहे हो, एमफिल करना चाहते हो या पीएचडी करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपने कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सी यूनिवर्सिटी आपने ज्वाइन करी है, ठीक है। फॉर डूइंग क्या पीएचडी या एमफिल, सब्जेक्ट आपका आ ही जाएगा। जैसे मैं केमिस्ट्री से हूँ तो मैंने केमिस्ट्री फिल किया था, केमिकल साइंस, क्लियर। हाँ जी, अंडर द स्कीम जेआरएफ साइंस ह्यूमैनिटीज और ये सब कुछ, ठीक है। फ्रॉम ये रहेगा मेरा एफएन या एएन, मतलब फोरनून आफ्टरनून, ये सारी चीज़ें होती हैं ये, ठीक है। और ये बिलोंग्स टू द, हाँ जी, मेंशनिंग कैटेगरी, आपको कैटेगरी मेंशन करनी पड़ेगी। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपने रजिस्ट्रेशन कब कराया है, मतलब फीस कब जमा कराई थी आपने यूनिवर्सिटीज़ में, तो फीस की जो रिसिप्ट होगी उसका जो रजिस्ट्रेशन डेट होगा वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, क्लियर है। हाँ जी, उसके बाद ये सब कुछ लिखे हुए टर्म्स एंड कंडीशन है। ऑल्सो सर्टिफाइड दैट फेलो शेल नॉट एक्सेप्ट होल्ड एनी इमोल्यूमेंट्स पेड और अदरवाइज और रिसीव इमोल्यूमेंट सैलरी। ये बताना चाह रहा है कि अगर आप इस फेलोशिप को लेते हो, अगर आप पीएचडी में एनरोल हो रहे हो और जेआरएफ आप अप्लाई कर रहे हो जेआरएफ के लिए, तो आपके पास कोई अदर सोर्स नहीं होना चाहिए इनकम का, नहीं आपके पास कोई अदर फेलोशिप आ रही हो, नहीं आपको कोई, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होनी चाहिए, आपके पास कोई सैलरी नहीं आनी चाहिए, आप बाहर कोई जॉब नहीं कर सकते प्राइवेट, मतलब इस तरीके की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये आपको दिखा रखा है यहाँ पर। हाँ जी, देखो, कोई इमोल्यूमेंट्स नहीं आने चाहिए, कोई बाहर से कोई भत्ते वगैरह नहीं आने चाहिए, कोई सैलरी नहीं आनी चाहिए, कोई स्टाइपेंड नहीं होना चाहिए, मतलब इस तरह के कोई अदर सोर्सेज नहीं होने चाहिए, ठीक है। मतलब ये आपको बता रहा है, ये इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है जेआरएफ अप्लाई करने के लिए, फेलोशिप्स के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो आपको इस चीज़ में, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट वाला सेक्शन जो है एनेक्सर सेकंड, ये आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। इसका लिंक मैं आपको, इसका पूरी पीडीएफ मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्लियर। ओके, उसके बाद क्या करना होता है, यहाँ पर आपको देखो ये सिग्नेचर है, यहाँ पर आपको 4 सिग्नेचर करवाने हैं, किन किन के, ये पूरा काम होने के बाद है, ठीक है। यहाँ पर आपकी पिक लग जाएगी, एक फोटो लग जाएगी अटेस्टेड होके गजेटेड ऑफिसर से, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, देखो आपका एक तो खुद का, आप अवार्डी, आप खुद अवार्डी हो, आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पर अवार्डी का नाम आ जाएगा, इधर उसका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल एड्रेस आ जाएगा, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और आधार नंबर। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आपको जो यहाँ पर अकाउंट नंबर लेना है, मतलब किस अकाउंट में आपका, किस बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए, ये भी मैं आपको बताता हूँ यहीं पर ही। आपको सबसे पहले तो, अगर आपकी यूजीसी जेआरएफ क्लियर हुई है, सुनना एक बार, अगर कोई सीएसआईआर नेट जेआरएफ का एग्जाम देता है और आपको उसकी यूजीसी जेआरएफ क्लियर हुई है, तो उसका अकाउंट कैनरा बैंक में होना जरूरी है। किसी भी अकाउंट का वो एक्सेप्ट नहीं करता, केवल और केवल कैनरा बैंक का, सही है। अगर किसी की जेआरएफ, सीएसआईआर जेआरएफ क्लियर हुई है, सीएसआईआर जेआरएफ क्लियर होती है, तो उसको आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट खुलाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो दोनों की टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग है, ध्यान रखना। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, यूजीसी वालों की, यूजीसी की, तो उनको तो हाँ जी किस में होना चाहिए, कैनरा बैंक में। और अगर किसी की सीएसआईआर जेआरएफ होती है, कौन सी होती है, सीएसआईआर, अगर सीएसआईआर होती है तो उनको खुलाना है किसमें, आईसीआईसीआई में। ये चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आपकी यूजीसी हो रही है तो कैनरा बैंक, और अगर आपकी सीएसआई हो रही है तो आईसीआईसी बैंक में आपका अकाउंट खुलाना जरूरी है। और वो अकाउंट खुलाने के बाद वो बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, उसका आईएफएससी कोड फिल करना है। अगर आप आधार कार्ड लगा रहे हो अब एज ए आईडी, तो आप आधार कार्ड लगा लीजिए या फिर कोई और आईडी ले सकते हो। मोबाइल नंबर आ गया, फोन नंबर आ गया, नाम आ गया, उसके बाद आपके सिग्नेचर आ जाएंगे और यहाँ पर डेट आ जाएगी, वो डेट जो भी होगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सुपरवाइजर जो है उनके आप साइन कर, उनका साइन होगा, उनका नाम आएगा, ठीक है, उनकी सील आएगी। उसके बाद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कौन आपका एचओडी है, उनके साइन आएंगे, उनकी सील आएगी, उनका नाम आएगा, क्लियर है ये चीज़। उसके बाद आएंगे आपके रजिस्ट्रार या डायरेक्टर या प्रिंसिपल जो भी हैं, उनके नाम और नीचे डेट आएगी और उनके सिग्नेचर आएंगे, ठीक है, और सील आ जाएगी लास्ट में। तो ये सारी चीज़ें, ये 4 काम आपको कराने हैं, ठीक है। तो आपका एक ज्वाइनिंग रिपोर्ट वाला ये जो प्रोसीजर है ये आपका कंप्लीट होता है। तो ज्वाइनिंग रिपोर्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ये आपका मेन स्टार्टिंग प्रोसीजर है ज्वाइनिंग रिपोर्ट, ठीक है। तो ज्वाइनिंग रिपोर्ट के बाद अब हम देखते हैं आगे क्या करना है हमें। हाँ जी, ज्वाइनिंग रिपोर्ट के साथ साथ, ये तो हो गया आपका ज्वाइनिंग रिपोर्ट। ये ज्वाइनिंग रिपोर्ट के साथ आपको, अगर आप कोई हॉस्टल में रह रहे हो, वहाँ उस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रहे हो, तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस आपको नहीं मिलने वाला। उसके अलावा यदि आप कहीं बाहर रह रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, एचआरए मिल जाएगा। आप दूर रह रहे हो कहीं पर भी, ठीक है, अगर आप उस यूनिवर्सिटी से दूर रह रहे हो तो आपको बिल्कुल एचआरए अमाउंट मिलेगा, पूरा मिलेगा 5,000 रुपये, क्लियर। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको हाँ जी एक हाउस रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, जो कि मतलब जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं उस स्टेट की, उस डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ से आप बना सकते हो। जैसे मैं जयपुर में रहता हूँ, तो जयपुर से जेडीए जो है, जेडीए जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप हाउस रेंट एग्रीमेंट बना सकते हो, ठीक है, जहाँ पर आप रह रहे हो। और ये सारा का सारा जो हाउस रेंट एग्रीमेंट बनेगा वो इसके साथ लगेगा, ध्यान रखना, बिल्कुल वो इसके साथ लगेगा, ये जो मैंने आपको बताया अभी,
ये ज्वाइनिंग रिपोर्ट है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट के साथ वो हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट और जो एग्रीमेंट है वो लगेगा इसके साथ में, और उसके साथ साथ आपकी आईडीज़ लगेगी, बैंक जो है उसकी पूरी पासबुक की फोटोकॉपी वगैरह ये सब लगेंगी। ठीक है, हाँ जी, समझ में आ गया होगा, सबकी चीज़ क्लियर होंगी बिल्कुल। उसके अलावा आपकी जितनी जो मार्कशीट वगैरह हैं आप वो सब इसके साथ अटैच कर दो। नेट का सर्टिफिकेट लगेगा, जेआरएफ का सर्टिफिकेट लगेगा, उसके अलावा एमएससी की मार्कशीट की फोटोकॉपी लगेगी, उसकी डिग्री लगेगी, ग्रेजुएशन की भी आप लगा देना। ठीक है, 2 आईडी आपको कोई ना कोई से लगानी पड़ेंगी, क्लियर, और फोटो वगैरह तो ये लगी जाएंगी। तो ये सारा जो प्रोसीजर है, ठीक है, किसी को और कोई समस्या आए तो बिल्कुल बताना इसमें। ठीक है, बाकी मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। ज्वाइनिंग रिपोर्ट मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आपके बनेगा एक हाउस रेंट एग्रीमेंट, वो इसके साथ लगेगा, बिल्कुल ओरिजिनल कॉपी लगेगी उसकी। ठीक है, उसके अलावा इस आप क्या लगा सकते हो, आप क्या लगाओगे इसमें, नेट का सर्टिफिकेट, जेआरएफ का सर्टिफिकेट, बैंक की कॉपी, बैंक जो पासबुक आएगी उसकी कॉपी लगानी पड़ेगी आपको। ठीक है, बैंक की पासबुक की कॉपी के साथ साथ आपको आईडी लगानी पड़ेगी। उसके अलावा आपको एमएससी और बीएससी की जो मार्कशीट है उनकी फोटोकॉपी और डिग्री ये लगानी पड़ेगी आपको। ठीक है, और आईडी लगानी पड़ेगी। इसके अलावा ये तो हो गया आपका, अब ये जाएगा आपका अकाउंट सेक्शन में। उसके आगे का प्रोसेस पूरा अकाउंट सेक्शन का है। ठीक है, वो बहुत हाईली कॉन्फिडेंशियल होता है, तो वो तो यूनिवर्सिटी वाले ही इसको आगे आगे मतलब प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना काम। उसके बाद क्या होता है, आप यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया, आपने ये सारे काम कर लिए। अब आपका होगा कोर्स वर्क। कोर्स वर्क होता है 6 महीने का। कितने महीने का होता है कोर्स वर्क? कोर्स वर्क होता है भैया 6 महीने का। जो कोर्स वर्क है, कोर्स वर्क ये होता है, और कोर्स वर्क होता है अपना 6 मंथ का। ठीक है, 6 मंथ्स का अपना क्या होता है कोर्स वर्क। इस कोर्स वर्क होने के बाद जब आपका कोर्स वर्क हो जाता है तो आप पीएचडी में एनरोल हो जाते हो, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है, आपकी फेलोशिप जो होती है वो यूजीसी या सीएसआई रिलीज करता है वहाँ से। ठीक है, कोर्स वर्क होने तक आपकी फेलोशिप नहीं आती है। कोर्स वर्क होने के बाद आपका जो पूरा अमाउंट है, जब से आपने पीएचडी में एनरोल किया है, आपका 6 महीने 7 महीने 8 महीने का पूरा फेलोशिप एक साथ आ जाता है वो। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फेलोशिप जो होती है वो आपको स्टार्टिंग से नहीं मिलेगी, पहले तो 4 5 6 महीने तो लग ही जाते हैं ये प्रोसीजर में। ठीक है, कोर्स वर्क हो रहा है आपका, आप ये सारा काम करा रहे हो, तो इनमें लग ही जाता है टाइम। उसके साथ साथ क्या करना है आपको, सबसे पहले आपने ये काम कर लिया, उसके बाद देखो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। हाँ जी, फेलोशिप जो होती है, बिल्कुल फेलोशिप जो होती है, आपने पहले ये काम कर लिया, ज्वाइनिंग रिपोर्ट और हाउस रेंट एग्रीमेंट ये सब लगा लगो के आपने अकाउंट सेक्शन में सबमिट करा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, हर महीने के महीने आपको कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट देना होता है, और एक एचआरए का सर्टिफिकेट देना होता है कि भैया मैं इस डेट से लेकर इस डेट तक का ये मेरा क्या है स्टाइपेंड लेना चाहता हूँ, तो ये वाला मेरा क्या है कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट है। और एक एचआरए का सर्टिफिकेट होगा, जो भी आपको कंटिन्यूएशन और एचआरए ये दोनों सर्टिफिकेट आपको महीने के महीने देने पड़ेंगे। ये है अपना कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट, इसको एनेक्सर नंबर 3 है। ये कौन सा एनेक्सर है, एनेक्सर 3। हाँ जी, ये है अपना एनेक्सर 3। कौन सा एनेक्सर है ये, 3, क्लियर। एनेक्सर 3 जो है ये होता है अपना कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट। क्या होता है ये, कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर हाँ जी अपना नाम लिखना है, यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा, और यहाँ पर वही सारे काम कराने हैं आपको, खुद का नाम, उसका आपका सिग्नेचर, ठीक है, और डेट आ जाएगी। यहाँ पर आपके सुपरवाइजर के आ जाएंगे, यहाँ पर आपका एचओडी, और यहाँ रजिस्ट्रार जो प्रिंसिपल है या आपकी यूनिवर्सिटी के जो भी डायरेक्टर हैं, ठीक है, उनका यहाँ पर सील और नाम और डेट आ जाएगा। क्लियर है चीज़, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या नहीं है। तो ये एक तो आपको हर महीने के महीने देना पड़ेगा कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट, एक आपको देना पड़ेगा एचआरए सर्टिफिकेट। आ जाओ, एचआर सबसे पहले आपका लगेगा ज्वाइनिंग रिपोर्ट, उसके बाद ये एचआरए सर्टिफिकेट। ठीक है, और एचआरए सर्टिफिकेट के साथ आपको लगेगा रेंट एग्रीमेंट, और बाकी वही चीज़ें कि बैंक की कॉपी लगेगी, नेट का सर्टिफिकेट, जेआरएफ का सर्टिफिकेट, तो वो सारी चीज़ें लगेंगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं बता दूंगा आपको। और देखिए, और जैसे जो लोग पीएचडी कर रहे हैं और उनको कोई डाउट है कि जेआरएफ से एसआरएफ में कैसे कन्वर्जन होता है, स्टाइपेंड जो ये मिल रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर वो कंटिन्यूएशन जो अपना आता है कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट, उसके बारे में कोई जानना हो उनको, उसके अलावा किसी को ये जानना हो कि कॉन्टिजेंसी का कोई इशू हो उनके, तो वो मुझसे कंसल्ट करें, और प्लीज़ इसमें मेरे को कमेंट में बताएं कि हमारे साथ ये इशू है, ताकि मैं उन चीज़ों को रिजॉल्व कर सकूँ। क्लियर, ठीक है, तो ये रहेगा अपना एचआरए सर्टिफिकेट। और मंथली का एक एचआरए सर्टिफिकेट और होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो ये रहेगा अपना पूरा प्रोसीजर किसका, कि आप जेआरएफ करने के बाद फेलोशिप कैसे लें, बिल्कुल एंड तक का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। मैं एक बार ब्रीफली आपको वापस से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो आपको सीएसआर नेट जेआरएफ का एग्जाम आपने क्लियर किया, आपकी जेआरएफ मिली, आपने फिर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपने वहाँ का जो प्रोसीजर एग्जाम हुआ, इंटरव्यू हुआ, वो सारा आपने दिया। उसके बाद आपने जैसे ही आपने गाइड का सिलेक्शन किया, सुपरवाइजर का सिलेक्शन किया, उसके बाद आपको ये सारे काम करने होते हैं। कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट आपने लगाया, ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपने लगाई, उसके साथ आपने रेंट एग्रीमेंट बनाया, आपने अगर आपकी यूजीसी जेआरएफ है तो आपने कैनरा बैंक में, आपकी सीएसआर जेआरएफ तो आपने आईसीआईसीआई बैंक में ये अकाउंट आपने खुलाया। उसके बाद आपको क्या करना होता है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट के साथ आपने ये सारी चीज़ें लगा दी।
उसके बाद आपको HRA का सर्टिफिकेट ये आपने लगा दिया, फिर नेट का सर्टिफिकेट, JRF का सर्टिफिकेट और सारी ID, BSc और MSc की मार्कशीट की फोटोकॉपी, ये सारी चीज़ें लगाकर आपको अकाउंट सेक्शन में जमा करानी होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा कोर्स वर्क स्टार्ट होता है। कोर्स वर्क 6 मंथ का होता है। 6 मंथ के बाद हमारी वहाँ से फेलोशिप रिलीज हो जाती है। तो 6 से 8 महीने इस प्रोसीजर में लग जाते हैं फेलोशिप आने में। ठीक है, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। क्लियर है चीज़? तो ये अपना प्रोसीजर है। 6 से 8 मतलब PhD के जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, PhD में एनरोल होते हो किसी यूनिवर्सिटी में, तो 6 से 8 महीने के बाद आपकी फेलोशिप आ जाती है। ठीक है, ये होता है अपना पूरा प्रोसीजर PhD में एनरोल होने का और JRF फेलोशिप लेने का। क्लियर? ओके, तो अब मैंने आपको बता दिया है सारा कि आप JRF क्लियर करने के बाद से लेकर कि फेलोशिप आपको मिले, पूरा प्रोसीजर PhD में एंट्रेंस का, PhD में एडमिशन का, और आगे अगर MPhil के बारे में आप जानना चाहते हैं या PhD के रिगार्डिंग आपकी और भी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। आपकी सारी क्वेरीज को मैं रिजॉल्व करूंगा। ठीक है, आपका कोई कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट से लेकर, आपका कोई भी कॉन्टीजेंसी से लेकर, कोई आपका JRF से SRF में कन्वर्जन होना है, या कोई PhD थीसिस के रिगार्डिंग कोई भी आपकी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ आप मुझसे शेयर करें। ठीक है, और कोई नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहा है, CSIR नेट JRF की, तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाएं। मैं यहाँ पर इस चैनल पर केमिस्ट्री की रिगार्डिंग CSIR नेट JRF की प्रिपरेशन करा रहा हूँ। वहाँ पर अपना चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो आप प्लीज़ वहाँ से पढ़ सकते हैं, आप नेट JRF की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी लोग हैं जिनको प्रॉब्लम्स हैं वो सब इस प्रॉब्लम्स को फेस ना करें और उनकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएं। ओके, थैंक यू सो मच।